हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो लघुत्तम समापवर्त्य बोल सकते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, इसमें क्या पढ़ते हैं हम, लघुत्तम समापवर्त्य वो संख्या होती है, ये वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरी तरह भाग दिया जा सकता है। मतलब ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें जिन 2 या 3 संख्या हमें दी गई हैं जिनका हमें एलसीएम निकालना है, उससे इस संख्या इस संख्या में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, जो एलसीएम होता है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, मान के चलो कि एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y, तो एल सी एम, या फिर मैं इसको एल बोल दूं, ये वह स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे इन दोनों संख्याओं का डिवाइड किया जा सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लो कि 12 और 18 दो डिजिट हैं जिनका हमें एलसीएम निकालना है। तो आप देखो, एक 36 है ना, ये अपने आप में एक ऐसी नंबर है जिससे 12 का डिवाइड किया जा सकता है और 18 का भी डिवाइड किया जा सकता है। इससे कोई भी छोटी संख्या ऐसी अवेलेबल है ही नहीं जिससे इन दोनों का डिवाइड किया जा सके। ठीक है, और निकालने का तरीका है जो हम बाद में देखेंगे, अभी कुछ टाइम पीछे डिस्कस करेंगे। मैं अभी जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, दूसरा जो अभी पढ़ते हैं हम, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक वो संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन संख्याओं में डिवाइड किया जा सकते हैं। मानो कि x और y फिर से वही सेम टू सेम वो दो संख्या हैं, और h को बोल दिया हमें ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर महत्तम समापवर्तक है। तो h एक वो संख्या है जिससे इसमें भी डिवाइड किया जा सके और इसमें भी डिवाइड किया जा सके। ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जिससे इन दोनों में डिवीजन किया जा सकता है। ठीक है, तो वही फिर से एग्जांपल ले लेते हैं हम, 12 और 18। तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? महत्तम समापवर्तक होगा 6, क्योंकि इससे बड़ी कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे इन दोनों में भाग दिया जा सके। ठीक है, ये 6 है। अब आप देखो तो 2 भी है, 2 का भी इन दोनों में डिवाइड किया जा सकता है, बट 2 से बड़ी 6 है, और 6 से बड़ी कोई भी ऐसी संख्या अवेलेबल नहीं है जिससे 12 में भी भाग चला जाए और 18 में भी भाग चला जाए। वो ही हमें दिया है कि ये वह सबसे बड़ी संख्या है। छोटी तो मिल सकती है हमें, और यहाँ पे क्या बोला कि ये वह सबसे छोटी संख्या है, हमें इससे बड़ी और संख्या मिल सकती है जिसमें x और y दोनों से भाग जा सकता है। देखो, अगर मैं एग्जांपल दूं, 36 की 72 है, इसके अलावा और भी कई संख्या हैं। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि भाई 12 का 72 में भी डिवाइड किया जा सकता है, 18 का भी 72 में डिवाइड किया जा सकता है, पर 72 एक महत्तम समापवर्तक नहीं होगा इन दोनों संख्याओं का। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक क्या है? ये वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग दिया जा सके। और महत्तम समापवर्तक क्या है? महत्तम समापवर्तक एक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन दोनों में भाग दिया जा सके। ठीक है, और अब आगे देख लेते हैं कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। दो मेथड है हमारे पास। सबसे पहला मेथड बाय डिवीजन, ये पहले पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, डिवीजन से हम किन्हीं भी तीन संख्या, हमें एग्जांपल दे रखी है 96, 36 एंड 30। हमें निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना पड़ रहे हैं हम। पहला मेथड ये है, दूसरा हम इससे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ये सारी संख्या उतार लेता हूँ। तीन जो डिजिट हमें दी गई है, 96, 36 और लास्ट डिजिट है 30। तो मैंने आपको बताया कि यह वह संख्या है जिससे इनमें डिवाइड किया जा सकता है। तो एक ऐसी कॉमन संख्या देखो जिससे इन तीनों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले तो 2 ही आ रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 इनमें से कोई सी एक डिजिट मिल रही है। आपको पता है 2 का भाग कब जा सकता है? जब किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अवेलेबल हो। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है तीनों संख्या फुलफिल हो रही है। इसका मतलब क्या है? 2 का भाग तो हम दे सकते हैं एक बार। तो 2 का भाग अगर मैं दूंगा तो ये 48 दूनी 96, यहाँ पे हो जाएगा 18
और यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है, पहला तो हुआ 2, और हमें भाग तब तक देना है जब तक तीनों संख्याओं में भाग जा रहा हो। ठीक है, अगर किसी भी एक संख्या में भाग नहीं जा रहा तो हम वहीं पे बंद कर देंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या 3 का इन तीनों में भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 3 से और एक बार हम भाग दे के देख लेते हैं। ठीक है, अगर 3 से मैंने भाग दिया तो ये आ रहा है 1 और 6, 16 बार गया। 3 का अगर 18 में दिया तो ये 6 बार गया। 3 का 15 में दिया तो ये कितनी बार गया? 5 बार। अब आप देखो, क्या कोई ऐसी संख्या है कि जिससे इन तीनों में भाग दिया जा सकता है? नहीं है। कोई भी अब ऐसी संख्या नहीं है जिससे इन तीनों में भाग चला जाए। मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे आके ये स्टॉप कर देना। अगर कोई संख्या होती, सपोज करो यहाँ पे 5 होता, या फिर मैं बोलूं यहाँ पे 10 होता, यहाँ पे 10 होता और यहाँ पे होता 15, कुछ ऐसा होता तो मैं यहाँ पे 5 का भाग दे सकता था। पर अभी हमारे केस में ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे क्या है? 16, यहाँ पे आपको पता है क्या है? 6, यहाँ पे है 6, और यहाँ पे हमारे पास 5 है। तो आपको पता है कि हम यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, या फिर बोलूं महत्तम समापवर्तक होगा, वो होगा 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3। हमने पहले मेथड से पढ़ लिया बाय डिवीजन कि हम HCF कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब दूसरा मेथड पढ़ लेते हैं बाय मल्टीपल। यहाँ पे दूसरा मेथड मेथड डाल दिया मल्टीपल से। ठीक है, आप देखो, सबसे पहले मैं एक 96 को मैं इधर ले लेता हूँ। 96 को मैं कैसे कैसे डिवाइड कर सकता हूँ? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 48? बिल्कुल, मैं 48 को फिर से डिवाइड कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ इसको 2 इंटू 48 को क्या लिखूं? इंटू 3 इंटू 16। और 16 आपको पता है क्या होता है? 2 टू द पावर 4। 2 इंटू 3 इंटू 2 टू द पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ? 96 क्या होगा? 96 होगा 2 टू द पावर 5 इंटू 3। पहला तो केस ये हुआ, ये पहली डिजिट की बात हो गई। ठीक है, अब 36 को भी हम गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। हम दूसरा मेथड पढ़ लें भाई, मल्टीपल से। ठीक है, 36 को तोड़ लेते हैं। 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 इंटू 4। 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 स्क्वायर। इंटू 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर। इसका मतलब 36 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम? 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। 30 को देख लेते हैं। 30 को कैसे ब्रेक करूंगा मैं? 15 इंटू 2। 15 को क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, तो जो सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं हम बाई मल्टीपल, तो उसमें हम संख्याओं की गुणनखंडों के रूप में तोड़ के उसको नोट डाउन कर लेते हैं। 96 को सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। 96 को क्या बोला था हमने? 2 टू द पावर 5 इंटू 3। तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3, ये हो गई हमारी पहली संख्या। 36 को कैसे ब्रेक किया था हमने? 2 टू द पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरी बार में क्या लिखा हमने? 2 इंटू 3 इंटू 5। तीसरी डिजिट हमारी हो गई 30। अब आप देखो कि इसमें से वो कॉमन फैक्टर्स उठा लेते हैं, या फिर मैं कहूं कि वो संख्याएं जिनकी पावर मिनिमम हो और तीनों में मिलती हो। सबसे पहले तो आप देखो, 2 की पावर अगर मैं बात करूं, 2 की पावर यहां पे 5 है, यहां पे 2 है, यहां पे क्या है? 1। तो सबसे मिनिमम मिनिमम क्या हुआ है? 2 की पावर 1 अवेलेबल है हमारे पास, तो मैं यहां से 2 की पावर 1 निकाल लूंगा। ठीक है, मैं HCF की बात कर रहा हूं। अगर हम LCM की बात करते तो हम मैक्सिमम पावर बाहर निकालते, और जब HCF की बात करता हूं तो हम मिनिमम पावर बाहर निकालते हैं। ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं है, जैसे 5 है यहाँ पे, 5 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं 5 का नहीं लूंगा। ठीक है, जो संख्या सब जगह कॉमन अवेलेबल हो और उसकी मिनिमम पावर जहां पे अवेलेबल है, हम उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं 3 की, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। मतलब क्या हुआ? दूसरी डिजिट क्या आ गई? 3 की पावर 1। क्या अब हम 5 को देखें? 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे? उसको नहीं लेंगे। मैंने आपको बताया
पर अगर मैं एलसीएम कैलकुलेट करता तो मैं यहाँ पे ले लेता, क्योंकि मेरे पास 5 की पावर 1 अवेलेबल है। अगर यहाँ पे 5 की पावर 1 होता और यहाँ पे 2 होता तो मैं 2 वाले को ले लेता। तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर को बाहर निकालते हैं और एचसीएफ में हम मिनिमम पावर को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई, 6, ठीक है। तो हमने एल एचसीएफ को दोनों मेथड से कैलकुलेट करना देख लिया, बाय डिवीजन मेथड और बाय मल्टीपल मेथड, ठीक है। अब एलसीएम को कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम को कैलकुलेट करने के लिए भी मैंने वही सेम टू सेम एग्जांपल ले लिया। पहला तो हुआ डिवीजन मेथड से, हम पहले पढ़ लेते हैं डिवीजन मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिवीजन मेथड से मैंने आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना बता दिया है। अब हम एलसीएम कैलकुलेट कर रहे हैं। 96, फिर से वही डिजिट लिख लेता हूँ, 36 और 30। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम। तो आप इस केस में ये ध्यान रखो हमेशा कि आपको डिवाइड करते हुए चलना है, और जब तक लास्ट में एक नहीं आ जाता तब तक आप डिवाइड करते जाओ, ठीक है। सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, वही सेम टू सेम 48, ठीक है, 36 का 18, 30 का 15। 3 से डिवाइड कर लेता हूँ मैं, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये आ रहा है 16, 6। अब आप देखो, क्या मैं यहाँ पे 2 से और दे सकता हूँ भाग, किसी भी एक संख्या में चला जाए। वहां पे हम क्या कर रहे थे कि तीनों में जाना चाहिए, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी एक संख्या में हमारा भाग चला जाए। तो मैं यहाँ पे क्या 2 से भाग दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। तो मेरे यहाँ पे क्या बचेगा, 8, यहाँ पे क्या बचेगा, 3, और यहाँ पे 5, ठीक है। फिर से मैं यहाँ 2 से दे सकता हूँ भाग, या फिर मैं सीधा 8 से भाग दे देता हूँ, क्योंकि मैं 2 से दूंगा, फिर 2 से दूंगा, फिर 2 से दूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 8 से ही भाग दे देता हूँ सीधा। 8 का अगर मैंने भाग दिया तो यहाँ पे बचा 1। क्या 8 का 3 में भाग जा रहा है, तो नहीं जा रहा, तो हम सेम टू सेम डिजिट उतार देंगे। क्या 8 का भाग 5 में जा रहा है, नहीं जा रहा, मतलब हम 5 को सेम टू सेम उतार देंगे, ठीक है। अब हम 3 से कर लेते हैं। 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 5 में जाता है क्या, नहीं जाता, मतलब 5 सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में हम 5 से दे देते हैं, 1, 1, 1। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम होगा हमारा 2 into 3 into 2 into 8 into 3 into 5। मतलब ये 6, 2 into 3 6, 16, और ये आ रहा है 15, ठीक है। तो ये हो गया 90 into 16। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1440, ठीक है। हमने ये पहला मेथड पढ़ लिया बाय डिवीजन। पहला मेथड बाय डिवीजन से हमने निकाल के देख लिया कि कैसे निकालना है। अब दूसरा मेथड है गुणनखंड से कैसे निकालेंगे, वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। दूसरे मेथड से पढ़ लेते हैं, सेम टू सेम डिजिट का हम गुणनखंड मेथड से कैसे करेंगे। ठीक है, गुणनखंड मेथड से कैसे करेंगे हम। 96 को क्या लिख सकते हैं, हमने अभी कुछ टाइम पहले ही देखा, 2 to the power 5 into 3, बिल्कुल सही है। 36 को क्या लिख सकते हैं हम, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा हमने, 2 to the power 2 into 3 to the power 2, बिल्कुल। 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं हम 2 into 3 into 5। अब मैंने आपको बताया था एलसीएम में मैक्सिमम पावर को उठाना है। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम पावर, अब पहले 2 की बात कर लेता हूँ मैं। 2 की मैक्सिमम पावर क्या अवेलेबल है हमारे पास, 5 है, इधर इधर 2 है और इधर 1 है। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या हो गई, 2 की पावर 5। दूसरा 3 का देख लेते, 3 की मैक्सिमम पावर क्या अवेलेबल है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, मतलब इंटू 3 की मैक्सिमम पावर है 2। 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे
कुछ भी नहीं है, मतलब मैं क्या उठा सकता हूँ 5। मैक्सिमम पावर क्या अवेलेबल है मेरे पास 5। जबकि उस केस में हम क्या कर रहे थे, एलसीएम में कर रहे थे, मिनिमम को उठा रहे थे, इसलिए 5 का तो हमने उठाया नहीं क्योंकि उसकी मिनिमम पावर ही अवेलेबल नहीं है। 3 का क्या था, मिनिमम पावर 1 अवेलेबल थी, और 2 की क्या थी, 2 की भी 1 ही थी। तो अब इसका आंसर वही सेम टू सेम 1440 आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लो चाहे, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट, अब इसके बाद क्या है कि हम, एक जो इम्पोर्टेंट रूल है, हमें दी गई है 2 डिजिट x एंड y, ठीक है, x एंड y। मान लो इनका एलसीएम को मैं बोल देता हूं l और एचसीएफ को बोल देता हूं h। तो आप ये हमेशा ध्यान रखो कि इन 2 डिजिट का मल्टीप्लाई एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 डिजिट दी गई हैं हमें x एंड y, उनका एलसीएम दिया गया है और उनका एचसीएफ दिया गया है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है इनमें से 3 वैल्यू हमें पता है, तो एक वैल्यू जो y बची हुई है वो निकल जाएगी। मैं सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू क्या है 12 इंटू, निकालना क्या है y, तो y को रहने दीजिए आप, y सेम टू सेम। एलसीएम की वैल्यू दे रखी है 36 इंटू, एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है आपको 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 इंटू 36 डिवाइड बाई 12, ठीक है। 3 बार 36, मतलब जो सेकंड जो डिजिट आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 18, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। लगभग 5 क्वेश्चंस हैं जो अभी आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। एक ये देखो, जो मैं जितने भी क्वेश्चंस उठाता हूँ ना, ये सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम्स के हैं, जैसे ये सीपीओ में आया हुआ है 2023 में, ठीक है। जो मैं जितने भी क्वेश्चंस उठा रहा हूँ वो डिफरेंट वेराइटी के हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप, और ये टफेस्ट क्वेश्चन है जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ जिससे आपको इनको करने के बाद बाकी के क्वेश्चन सुटेबल लगे, इजी लगे। आपको लगेगा भाई ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है, इसके बाद में भी और अच्छे टफ टफ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दो, क्योंकि आप टफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो इजीली बहुत जो छोटे और जो हल्के क्वेश्चन है वो सारे इजीली हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन था, ये पढ़ लेते हैं। एक हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इनका एलसीएम निकालना है हमें, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, आपको पता है, हम इसको मल्टीप्लाई में तोड़ लेते हैं, जैसे हम बाकी के डिजिट्स को तोड़ रहे थे, 96 को तोड़ रहे थे, 36 को, 30 को, ऐसे ही ये भी अपने आप में टूट जाएगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ओके। मैं इसको तोड़ सकता हूं -3 और -5 में, तो एक्स स्क्वायर -8x को क्या लिख सकता हूं मैं, -3x और -5x प्लस 15, ठीक है। वैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप इस डिजिट को, माइनस वाले केस की मैं बात कर रहा हूं, मैं इस डिजिट को जो 15 है उसको उस तरह से तोड़ो कि उनका जोड़ 8 आ जाए। तो आप देखो, मैं अगर इसको 3 और 5 में तोड़ता हूं, 5 इंटू 3 15, और 5 और 3 8। इस केस की अगर मैं बात करूं तो आप 6 को उस तरह से तोड़ो कि ये 5 आ जाए। 6 को मैं एक काम करता हूं, 2 और 3 में तोड़ देता हूं। 2 इंटू 3 क्या आ रहा है 6, और 2 प्लस 3 क्या आ रहा है 5। तो मैं वैसे तो इस इक्वेशन को, जो इस फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 5। मैं बात कर रहा हूं इस फर्स्ट इक्वेशन की। दूसरी को भी मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, ठीक है। जबकि हम इसको थोड़ा सा और आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो यहाँ पे मैंने x ले लिया कॉमन, x माइनस 3 आ गया, यहाँ पे -5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे फिर से x -5 कॉमन लिया, तो यहाँ पे x बच गया। क्योंकि मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो आपको पता है प्लस में अगर माइनस का डिवाइड किया जाता है तो माइनस ही आता है। -15 में 5 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 3,
मतलब, और फिर यहाँ पे मैं फिर से अगेन x माइनस थ्री कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या बच जाएगा, x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव, जो कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से सीधा सीधा बताया, x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव। जो दूसरी डिजिट है उसका भी हम लिख सकते हैं, तो दूसरी डिजिट क्या होगी हमारे पास, x माइनस टू और x माइनस थ्री। ठीक है, अब आप देखो, हमें पूछा जा रहा है एलसीएम। एलसीएम में मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या का मैक्सिमम पावर कहां पे अवेलेबल है, हम उस संख्या को सीधा सीधा उठा लेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं x माइनस टू की बात कर लेते हैं। क्या x माइनस टू की यहाँ पे पावर कितनी अवेलेबल है, एक, यहाँ पे नहीं है, तो मैंने आपको बताया आपको ये उठा लेना है। बट अगर मैं बात करता एचसीएफ की, तो हम इसको नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे पावर जीरो थी, यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था, तो हम इसको नहीं उठाते। ठीक है, एचसीएफ के केस में, पर हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है, तो आपको पता है x माइनस दो की मैक्सिमम पावर कितनी अवेलेबल है, एक, तो सेम टू सेम x माइनस दो। दूसरा डिस्कस कर लेता हूं, x माइनस तीन। x माइनस तीन की मैक्सिमम पावर कितनी अवेलेबल है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक है, मतलब एक अवेलेबल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस टू, थ्री, x माइनस टू का ले लिया। अब x माइनस फाइव की बात कर लें, x माइनस फाइव की मैक्सिमम पावर कितनी अवेलेबल है, एक, यहाँ पे है ही नहीं, तो x माइनस फाइव, तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम की वैल्यू क्या हो गई, ये। अब अब मैं बात करूं अगर एचसीएफ की, यही इसी क्वेश्चन में आपसे एचसीएफ पूछ ले, तो एचसीएफ आपको पता है इन दोनों में कॉमन डिजिट कौन सी है, x माइनस थ्री है, तो ये हो जाता है इसका एचसीएफ। ठीक है, अब हमसे पूछा है एलसीएम, तो करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तीन लेंथ दे रखी है हमें, तीन लंबाई दे रखी है, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, दूसरा है 5 मीटर की, और तीसरी है 6 मीटर 85 सेंटीमीटर को पूर्णतया मापने के लिए उपयोग में की जा सकने वाली सबसे बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये पूछ रहा है आपसे फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ, मतलब ये हमसे बात कर रहा है एलसीएम की। ठीक है, सॉरी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, वो मैक्सिमम लंबाई जिससे इन तीनों लंबाई में भाग दिया जा सके, तो वो केस कौन सा हो गया, एचसीएफ की निकाल रहा है। अब आपको प्रॉब्लम आ रही है कि भाई 3 मीटर 15 सेंटीमीटर को क्या करें, तो आप एक काम करो, इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लो सबको, जिससे हमारे लिए इजी पड़े। अब सेंटीमीटर में मैं कन्वर्ट करूंगा, तो आपको पता है 3 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मीटर, सबसे पहले नोट कर लेता हूं मैं, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 मीटर को लिख दूं मैं 300 सेंटीमीटर, प्लस में 15 सेंटीमीटर मेरे पास है ही, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 315 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप 5 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लो, 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा तो ये क्या आएगा, 500 सेंटीमीटर। और तीसरी क्या है, 6 मीटर 85 सेंटीमीटर को मैं बदलूंगा तो ये आ जाएगा 685 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे पास तीन संख्या आ गई, 315, 500 और 685। मुझे निकालना है इनका एचसीएफ, वह बड़ी से बड़ी लंबाई जिसका इन तीनों संख्याओं में भाग जा सके, मतलब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया, हम इसको मतलब बाय डिवीजन मेथड कर लेते हैं। 315 ले लेते हैं पहली लेंथ, दूसरी हो गई 500 और तीसरी हो गई मेरे पास 685। ठीक है, सबसे पहले 5 का भाग दे दो, 5 तो सबको पता ही है कि 5 का तो जा ही रहा है, 5 का अगर मैं इसमें दूंगा तो ये 6 आया, ये 3 आया, यहाँ पे 100 आया, यहाँ पे आया 1 1 3 और 7। ठीक है, अब देखो आप, क्या कोई ऐसी संख्या अभी अवेलेबल है जिससे इन तीनों में भाग जा सके। सबसे पहले इसी का ही देख लो आप, इसका दो में इसमें दो का जा रहा है, इनमें किसी में भी नहीं जा रहा, 5 का इसमें जा रहा है, 5 का इसमें नहीं जा रहा और इसमें नहीं जा रहा, और इसमें 2 और 5 के अलावा किसी में जा नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब कोई संख्या ऐसी बची ही नहीं जिससे इन तीनों में भाग दिया जा सके। अलग अलग में देने का केस अलग है, जबकि हम निकाल रहे हैं एचसीएफ। आपको पता है हमें तब तक भाग देना जब तक तीनों संख्याओं में भाग चला जाए, या फिर जितनी भी संख्या अवेलेबल है उन सब में भाग चला जाए। तो मतलब एचसीएफ क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। मतलब ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों में भाग दिया जा सकता है। मतलब क्या है कि हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, थर्ड। अच्छा ठीक है, ये एक हमारे पास इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन ये है, हमें पूछा है कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो फिर एचसीएफ निकालने का अपन, ये एलसीएम नहीं एचसीएफ है, ठीक है, एचसीएफ निकाले। आपको पता है ये अपने आप में एक इक्वेशन को क्या लिख सकते, आपने पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको मैं यहाँ पे अगर अप्लाई करके देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूँ मैं, +1, ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, अब आपको पता है ए क्या हो गया मेरा एक्स स्क्वायर, बी क्या हो गया 1, तो मैं इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 मतलब माइनस का एक्स स्क्वायर +1, मतलब मैंने इसको अगर ब्रेक किया है तो ये आ रहा है एक्स क्यूब, एक्स की पावर 6 +1 को मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पढ़ लेता हूँ मैं इसका ब्रेक कर लेता हूँ, एक्स की पावर 4 +1 को, ठीक है, एक्स की पावर 4 +1, सॉरी -1, 4 -1, आपको पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपको पता है कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ए माइनस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर -1, और ए प्लस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर +1। आपको पता है इन दोनों संख्याओं में संख्या नंबर फर्स्ट और संख्या नंबर सेकंड, इन दोनों में क्या कॉमन अवेलेबल है, इन दोनों में क्या कॉमन अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर +1, मतलब क्या हुआ कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, 5 तक करेंगे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहा हूं मैं। हमें दे रखा है दो अभाज्य संख्या x और y, इनका एलसीएम 533 है, तो हमें निकालना है 4y माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। चलो देख लेते हैं। आपको पता है दो अभाज्य संख्या है, सबसे पहले ये आप समझो, एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। क्यों, मान के चलो कि ये एक अभाज्य संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की खुद की डेफिनेशन क्या है कि उसमें एक और एक्स के अलावा कभी भाग नहीं जाता किसी और दूसरी संख्या का। ये भी अभाज्य संख्या है, तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि इनमें किसी और संख्या का भाग जा ही नहीं रहा है, मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हमेशा एचसीएफ की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अगर ये दोनों अभाज्य संख्या है, उस केस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर भाज्य हैं तो वो एक अलग सीन हो जाता है। और इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा आप देख लो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, एक्स इंटू वाई, फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या होगी, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर दोनों अभाज्य संख्या हैं, ये अभाज्य संख्या है, अगर ये दोनों अभाज्य हैं तो आपको पता है एचसीएफ की वैल्यू 1 होती है, मतलब एक्स इंटू वाई इक्वल टू होगा एल इंटू 1, मतलब एल की वैल्यू आ जाएगी एक्स इंटू वाई। तो आप हमेशा ये ध्यान रखो, किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ की वैल्यू होती है 1, और उनकी एलसीएम की वैल्यू होती है उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपन। आपको दे रखा है दो अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम दे रखा है आपको 533। मैंने आपको बताया था एलसीएम क्या होता है उनका, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम एल उन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, क्योंकि उनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एल इंटू एच की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब जो एल की वैल्यू है एक्स इंटू वाई के बराबर आ जाएगी, ठीक है। आपको लघुत्तम समापवर्त्य की वैल्यू दे रखी है 5 3 इंटू 3, ये किसके बराबर है, एक्स इंटू वाई, ठीक है, मतलब दोनों संख्याओं का गुना, ये दोनों अभाज्य संख्या है। तो अब 3 किस केस में आ सकता है,
जब या तो किसी एक संख्या के लास्ट में एक हो और दूसरी संख्या के लास्ट में 3 हो, और एक दूसरा हमारे पास सेट बनता है किसी एक संख्या के लास्ट में 9 हो और दूसरी के साथ में लास्ट में 7 हो। हम ऐसे सेट निकाल लेते हैं अभाज्य संख्याओं के जिनके लास्ट में 1 हो या फिर 3 हो। पहले ये वाला देख लेते हैं। मान के चलो कि वो पहली संख्या अगर हम 11 मान लेते हैं, किसी एक संख्या को 11, क्या 11 का इसमें भाग जा रहा है? 11 का इसमें भाग नहीं जा रहा, तो मतलब 11 का तो केस नहीं बनता है। दूसरा हम 13 का चेक करके देख लेते हैं। 13 का, क्या 13 का इसमें भाग जा रहा है पूरा पूरा? 41 बार। मतलब क्या हुआ कि वो संख्या क्या आ गई, पहली संख्या आ गई 13 और दूसरी संख्या आ गई 41, और आपको पता है ये दोनों की दोनों संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, 13 भी अभाज्य संख्या और 41 भी अभाज्य संख्या है। अब वो कह रहा है हमसे कि अगर y छोटा है, मतलब y की वैल्यू छोटी है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया y और ये हो गया x, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, 4 इंटू वाई माइनस एक्स। 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 13, माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 41, 52 माइनस 41 मतलब क्या हुआ 11, मतलब 4y माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 11। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और। हमें दे रखी हैं 5 घंटियां दे रखी हैं, 5 जो कि बजती हैं कितने टाइम इंटरवल के बाद, कितने समय अंतराल के बाद बजती है, 5, 10, 15, 20 और 25 के अंतराल के बाद बजती हैं। अब वो हमें पूछ रहे हैं कि भाई 1 घंटे और 20 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी। सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि 1 घंटे 20 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, ये निकाल के रख लेते हैं, फिर हम मैं आपको और बताऊंगा, पीछे बताऊंगा। 1 घंटे में कितनी मिनट होंगी 60, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होंगी 60। इसके अलावा हमारे पास 20 मिनट और हैं, प्लस 20 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 20 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगे 20 इंटू 60। तो टोटल जोड़ लेता हूं मैं, ये हो गया 6 2 8 अड़चिंग 48, मतलब हमारे पास 4800 सेकंड है टोटल इस ड्यूरेशन में। कौन से ड्यूरेशन में, 6 घंटे 20 मिनट में। ये तो हुई हमारे पास पहली बात। दूसरा, हमें बता रखा है कि घंटी कितने कितने अंतराल के बाद बज रही है, 5, 10, 15, 20 और सेकंड। आपको पता है कि जब ये एक साथ बजेंगी वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। इसका मतलब क्या हुआ, हमें इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्तक आप निकाल लो। मैं 5 को क्या लिख सकता हूं, 5 टू द पावर 1, 5 को लिख लेता हूं मैं। ठीक है, दूसरा 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 5। तीसरा 15 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 इंटू 5। 20 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 5। और 25 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 टू द पावर 2। ठीक है, अब मैंने बताया आपको एलसीएम अगर आपको निकालना है तो हमें देखना है किसी भी संख्या की मैक्सिमम पावर कितनी अवेलेबल है। हम 2 का केस देख लेते हैं सबसे पहले। 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितना है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, मतलब 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 इंटू 3 का देख लेते हैं। 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, 1 हुआ, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो 3 की मैक्सिमम पावर क्या अवेलेबल है 1। 3 के बाद में हम आ जाते हैं 5 पे। 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 5 की मैक्सिमम पावर क्या है हमारे पास 2। मतलब इतने समय अंतराल के बाद में ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 4 के 12 और 12 इंटू 25, 300, मतलब 300 सेकंड के बाद में ये सारी की सारी जो घंटियां हमारे पास 5 घंटियां अवेलेबल है, ये पांचों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो आपको पता है हम इसका डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी बार ये एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4800 में मैं अगर इसका डिवाइड करता हूँ, 4800 डिवाइड बाई 300, ये आ रहा है 16, आंसर 16 आ रहा है। बट आपको पता है जब शुरुआत में जब वो घंटी बजेगी तो एक बार एक्स्ट्रा बज चुकी होगी, फर्स्ट टाइम बेल जब करेगी तो वो ऑलरेडी कर चुकी होगी, और इतने टाइम इंटरवल के बाद में 16 बार, और मतलब 16 और 1 17, एक बार एक्स्ट्रा लेके हुए 17 आ जाएगा आंसर। ठीक है,
तो ये क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस हैं 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको थ्योरी के साथ में कराए हैं। बाकी की कुछ और वीडियो लेक्चर्स अभी इसी की प्रैक्टिस के लिए कि हम एक वीडियो लेक्चर और अपलोड कर देंगे। तो ये थ्योरी के साथ में तो आपको अच्छा मतलब एलसीएम एचसीएफ का अच्छा ब्रीफ मिल रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।